सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी का इंतखाबात और पोलिंग डे बहुत करीब आ चुका है और हालात हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान को जब पकड़ा गया तो वहाँ से इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान को यहाँ पर हिरासा करने की कोशिश की जा रही है और ये जो एक पूरी फ़ज़ा है नून लीग के लिए उसको साजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ से ही एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ नून लीग के हवाले से रहा और ऐसा लग रहा है कि जब से PDM की हुकूमत ख़त्म हुई है, जब से इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उसकी जड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ नून लीग को ही समझती है। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े वाज़े अंदाज से न सिर्फ नून लीग पर बल्कि मियाँ नवाज़ शरीफ पर भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तकरीबात में मुख्तलिफ जलसों में अपनी कैंपेन में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो इसके बाद अब आगे पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन में इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेगी, क्या समझती है कि इन वाक़यात के पीछे कौन है और इलेक्शन कमीशन से अब मज़ीद मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं क्या, इसी पर गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो ये भी रिसेंट कार्रवाई हुई है जिसमें आपके कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इसके पीछे कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये आप किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? के पीछे वहाँ की इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट्स हो सकती हैं या यकीनन हमारे अपोनेंट्स ही हो सकते हैं। इस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ को फेवर की जा रही है उसमें यह भी एक सूरत है कि हमारे कारकुनों को हरासन किया जाए, परेशान किया जाए। तो कायर साहब, ये आप पहले दिन से बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब को और उनकी पार्टी को फेवर दिया जा रहा है। अब ये सिर्फ 10 रोज़ रह गए इलेक्शन में, बल्कि 10 से भी कम दिन रह गए, तो पीपल्स पार्टी का कारकुनान का रहनुमाओं का मोराल कुछ डाउन है या अभी भी उसी जोशो वलवले के साथ अपनी कैंपेन जारी रखेंगे? पीपल्स पार्टी को लड़ने की पुरानी आदत है, इन बातों से हमारे मोराल डाउन तो नहीं होते, इससे मोराल अप होते हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है और इससे जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर पहले ही सवाल खड़े हैं और बड़े सवाल पैदा हो जाएंगे। तो कायर साहब, इलेक्शन पर भी आप सवालात खड़े कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का भी आप बार बार बता रहे हो, फिर दूसरी तरफ दावे भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। तो ये इन हालात में कैसे मुमकिन हो सकेगा? पीपल्स पार्टी माजी में भी इन ऑल ऑड्स के खिलाफ लड़के ही एक बड़ी जमात थी। पीपल्स पार्टी अब भी ये अवाम के सहारे अपने इस क्लेम को इंशाल्लाह एस्टेब्लिश करके दिखाएगी। तो अवाम के सारे तो आपने कायर साहब पिछले इलेक्शन भी लड़े हैं, लेकिन 13 में हमने देखा जरदारी साहब ने आरोज़ का इलेक्शन का, 13 के इलेक्शन को, 2018 के इलेक्शन पर बहुत सारी सियासी जमातों को एतराज़ात थे। तो ये 2024 के इलेक्शन, पिछले 2 इलेक्शन से आपको किसी हद तक मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं या सब कुछ पहले जैसा ही है? मुझे तो ये इलेक्शन किसी बड़ी स्टेबिलिटी का बायस नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अल्लाह करे हम ऐसे खदशात का शिकार ना हो जाएं कि ये इलेक्शन हमारे लिए मसले का बायस बन जाए। अल्लाह खैर करे। लेकिन कायर साहब, ये इन हालात में जो बिलावल साहब की तनकीद है नून लीग पर और नून लीग का कोई ख़ास जवाब ना देना एग्रेसिव माइंडसेट के साथ, तो इसमें कुछ तज्जियाकार, कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि ये सब नूरा कुश्ती चल रही है, ये बिलावल साहब की तनकीद और ये इल्ज़ामात ये महज दिखावा है, ये बाद में फिर साथ बैठे नजर आएंगे हमें। तज्जियाकारों का अपना हक है, वो जो कहना चाहें करते रहे, कोई नूरा कुश्ती नहीं है। एक वाज़े तौर पे हमारा अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है और हम उस पर खड़े हैं। हमारे तज्जियाकारों का ख्याल ये है कि हमें कबायली लड़ाइयों की तरफ वापस चले जाना चाहिए, हमें अपने माजी की तरफ वापस लौटना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ के पॉलिटिक्स करते थे। हमारी मीडिया की उन दोस्तों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ख्वाहिश ये है, हम ये नहीं करना चाहते। हाँ जी, इख्तलाफ करेंगे, इख्तलाफ राय रखेंगे, दुश्मनी वाली पॉलिटिक्स और कबायली रवैयों वाली पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ठीक है। तो कायर साहब, इसका मतलब कि 8 फरवरी के बाद ये इम्कानात मौजूद हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हमें दोनों में से कोई एक जमात हुकूमत में और एक जमात फिर अपोजिशन बेंचेस पर नजर आए। तो ये दोनों इम्कानात मौजूद हैं? जी, ये सारा कुछ तो जी इलेक्शन के बाद ही समझ आएगा कौन सी जमात किस पोजीशन में है। और सियासत के अंदर
मैं किसी को किसी बात को हतमी तौर पे कहूँ कि ये रूल आउट कर दूँ, ये तो नहीं किया जा सकता। तो कायर साहब, ये हम देख रहे थे पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही थी कि नून लीग का मंशूर सामने नहीं आ रहा, मियाँ साहब घर में बैठे हुए हैं, कैंपेन नहीं कर रहे। अब कैंपेन भी कर रहे हैं, मंशूर भी सामने आ चुका है। अब आपकी नज़र में वो कितना काबिल अमल मंशूर है? चूँकि नून लीग के जिस रहनुमा से भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं जो पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया है वक्त से पहले तो दे दिया, लेकिन वो काबिल अमल है ही नहीं, उसमें झूठे वादे किए गए हैं, उसमें झूठे ख्वाब दिखाए गए हैं। तो उनके नज़दीक आपका मंशूर काबिल अमल नहीं है। क्या हमने 2008 से 2013 में 115% तनख्वाहें बढ़ाई? क्या हमने 35 अरब रुपए से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जो आज 250 अरब से भी ज़ायद का है? क्या हमने ऐसा माजी में किया? क्या हमने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पेंशनें डबल की? ये बातें हम माजी में कर चुके हैं। अवाम को इमीडिएट रिलीफ देने के क्या ज़राए हो सकते हैं? अगर 40-50 अरब रुपया बिजली के बिलों में, और वो भी सोलर पैनल्स दे के या बाकी ज़राए से, तो क्या ये मुमकिन नहीं है? ये ऐन मुमकिन है। और तनख्वाहें और पेंशनें तो हम ऑलरेडी अपने पिछले 5 साल में 115% बढ़ा चुके हैं। अब तो हम 100% की बात कर रहे हैं जी। लिहाजा हमारा मंशूर जो है, इसी तरह एजुकेशन फ्री, वो भुट्टो साहब के दौर में हम ऑलरेडी करके दिखा चुके। इलाज का फ्री जो मामला है वो सिंध के अंदर तमाम तर तनकीदें अपनी जगह, लेकिन सिंध के अंदर क्या ऐसे अस्पताल नहीं हैं जहां दिल का, किडनी का, जिगर का, कैंसर का फ्री इलाज होता हो? क्या ऐसा नहीं है? और अगर सिंध में हो सकता है तो मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कायर साहब, इतना सब कुछ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में कर चुकी है, तो अभी जो नून लीग आपको ये चैलेंज कर रही है कि आप ज़रा कराची का मुकाबला कर लें लाहौर से, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आप नारोवाल का मवाजना कर लें लाड़काना से, तो सूरत हाल पूरी खुलकर सामने आ जाएगी। तो फिर क्यों आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्या इनको जवाब देंगे? एहसन इकबाल साहब अपनी जो बात कर रहे हैं, अगर एक बंदा जो अपनी हुकूमत के अंदर प्लानिंग का वजीर बनता है, 2 दफ़ा बनता है, और उसका सारा फोकस उसका अपना ही शहर होता है, अपना ही इलाका होता है, वो पाकिस्तान के या सूबे के बाकी ज़िलों को तवज्जो नहीं देता, तो उसको मैं क्या कहूँ? क्या ये बैलेंस्ड डेवलपमेंट है? क्या ये अच्छी डेवलपमेंट है? और एहसन इकबाल साहब को शौक़ है तो ज़रूर आ जाएं, वो इलाज का एक भी अस्पताल बता दें जो वहाँ लाड़काना जैसा है। ये बातें बड़ी अजीब सी हैं। तो चलें, ये तो चलती रहती है गिमिकिंग, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर कहनी है कि अगर किसी एक बंदे को बार बार ये मौका मिले कि वो प्लानिंग का वजीर बने और वो सिर्फ प्लानिंग अपने ज़िले के लिए करे, तो ये कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। अगर वो अच्छा भी हो गया है वो शहर, तो ये कोई बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है, इंसाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के इस पूरे इलेक्शन के माहौल को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इंतखाबी कैंपेन में अगर हंगामा आराई की जाए, तोड़ फोड़ की जाए, हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाए, तो फिर इसको क्या समझा जाए? क्या इसको जानबूझकर, क्या इसको खुद इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ करने की कोशिश समझा जाए? अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में कॉल दी थी कि रैलियाँ निकाली जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में निकले भी। कराची और लाहौर में कुछ इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जहां अमन व अमान की सूरत हाल फिर दाव पर लगी, जहां पर हमारे सिक्योरिटी के इदारों पर कुछ हमने वहां पर तसादुम भी देखा, वहां पर कुछ हमले होते भी देखे, कुछ लोगों को ज़ख्मी होते भी देखा। जो मनाजिर थे वो किसी तरह भी ऐसे खुशकुन मनाजिर नहीं थे कि जो इलेक्शन कैंपेन में नज़र आने चाहिए हैं। अब जो ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इससे आने वाले इलेक्शन पर कितना असर पड़ सकता है? आने वाले इलेक्शन को क्या जानबूझकर मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है? और फिर अगर इसी तरह के हालात पोलिंग डे पर सामने आते हैं, 8 फरवरी का जो दिन है, अगर उस दिन इस तरह के 1-2 वाक़यात भी मुख्तलिफ शहरों में पेश आते हैं, तो फिर वहाँ के इलेक्शंस पर उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? फिर जब सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं, तो किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए कि जब एहतजाज के लिए अगर जमातें निकल रही हैं तो फिर कायदे कवानीन का और कानून का एहतराम भी उनको करना चाहिए और उसी के अंदर रहते हुए फिर अपनी जो भी इलेक्शन कैंपेन है उसको किया जाए। जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़यात पेश आए हैं और अगले 10 दिन किस तरह से इलेक्शन के
माहौल में आगे सियासी जमातें अपनी अपनी कैंपेन लेकर चलेंगी, इसी पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। हुमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो हुमायूं मोमन साहब, ये महज इत्तेफाक था कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली? खुर्रम रोकड़ी साहब भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। तो हुमायूं साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली, जहाँ जहाँ आपकी रैलियाँ थी, ये वहीं हमने इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात देखे। कराची में तो एक जंग का माहौल बन गया था, एक मैदान जंग हमें आपका वो जलसा, आपकी वो एक्टिविटी नज़र आ रही थी। तो ये किस तरह का बिहेवियर है? अगर ये इस तरह से एहतजाज की शक्ल में ये इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी तो ये 8 फरवरी तक जाते जाते तो खुदा न खास्ता क्या कुछ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने खुद अपने इंट्रो में कह दिया एहतजाज, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना है एहतजाज में और पॉलिटिकल रैली में। एहतजाज का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ निकल रहा हूँ और मैं उसमें इंतज़ामिया को कहता हूँ मैं वहाँ जाके इसका एहतजाज करूँगा। इंतज़ामिया मुझे वहाँ इजाज़त देती है या नहीं देती, और उसके बाद इंतज़ामिया वहाँ पे पुलिस या डिप्लॉय करती है, आंसू गैस डिप्लॉय करती है, बाउजर्स डिप्लॉय करती है। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन जब बात होती है पॉलिटिकल रैली की, उसमें आप लोग बेसिकली सारे लोग जो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने साथ आवाम को लेकर निकलते हैं, तो क्या अपने झंडे वंडे लेकर निकलते हैं, लोगों को करते हैं। उसमें कोई न, उसमें पुलिस वगैरह जो होती है ना, वो वहाँ पे नॉर्मली सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होती है कि वहाँ से गुजार दें, और नॉर्मली ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं होता, वो उसी सड़कों के ऊपर होते हैं। हमने हर जगह पे यही देखा हुआ है और हमेशा से होते देखा है। लेकिन लेट्स कम टू द कराची इंसिडेंट, ठीक है। कराची इंसिडेंट में मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा, अब ये चूंकि मुझे पास एक लिमिटेड व्यू था, एक लिमिटेड वो थी, तो जिन लोगों के पास है वो पूरा देख सकते हैं और इस पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस के साथ वहां पे आंसू गैस थे, क्यों? पुलिस के पास वहां पे बाउजर्स था, क्यों? ठीक है, ये किस चीज के लिए उन्होंने बाउजर्स और शेल्स रखे थे? नंबर 2, ये याद रखें, जब भी आप बाउजर्स या शेल्स या वो करते, वहां पे आप आवाम के बेसिकली आवाम को रोक रहे होते। आपको पॉलिटिकल रैली में आवाम को रोकना नहीं होता, आपने उनको चैनलाइज करना होता कि इस रास्ते से उधर चले जाओ, इस रास्ते से उधर चले जाओ। आप उनको कभी नहीं रोकते। जब आप रोकना शुरू कर देते तो वहां पे डेफिनेटली वहां पे तसादम आएगा, वहां पे आएगा, क्योंकि ये मेरा पॉलिटिकल राइट है कि मैं उसके लिए बाहर निकलूं। लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं एक माइंड सेट है। आपने खुद कहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही क्यों है। हमने लाहौर में देखा, वहां पे एक आदमी झंडा पकड़ा हुआ है, उसके साथ उसकी बीवी बैठी हुई है और 2 बच्चे बैठे हुए हैं, और वहां पे एक बंदा उससे झंडा छीनता है, और जब वो उससे झंडा छीन रहा है तो उसकी मोटरसाइकिल गिरती है, उसके दोनों बच्चे और बीवी नीचे गिरते हैं, लेकिन वो झंडा नहीं छोड़ता। मुझे ये बात बताएं, ये इस आदमी को किसने ये कहा था कि उससे झंडा छीनो? जब आप इस किस्म की चीज होंगे, ऑब्वियसली आप मेरे हाथ से मेरा झंडा छीनेंगे, मेरे पॉलिटिकल पार्टी का झंडा छीनेंगे। मैं उस आदमी को मान जाऊंगा कि जो अपनी पार्टी का झंडा बगैर किसी लड़ाई के कहेगा हाँ ये रख लो, मैंने झंडा नहीं चाहिए। ये कभी नहीं होता। यहाँ पे एक माइंड सेट है। ये अब हुमायूं साहब, हम दूसरी सियासी जमातों को भी देख रहे हैं कैंपेन अपनी करते हुए। हमें पीपल्स पार्टी और MQM के तसादुम भी नजर आ रहे हैं। अभी रऊफ साहब से मैं उस पर उनकी राय भी लूंगा, लेकिन वो सियासी जमातों में आपस में तसादुम हो रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी इदारों से उनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। हमने देखा रैली थी, रैली के नाम पर अगर पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा तो क्या माहौल पैदा होगा, क्या मैसेज जाएगा? एक मिनट सर, मैं कहता हूं आप मुझे पुलिस वाले दो, मैं 2 उनके ऊपर शेल्स फेंकता हूं, 2 शेल्स से ज्यादा नहीं फेंकूंगा। 10 पुलिस वाले उनको डंडे मारेंगे, मैं देखता हूं वो क्या करते हैं। मैं देखता हूं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो वहां पे खामोश रहेगी। मैं देखता हूँ वो कौन सा इंसान होगा जो वहां पर खामोश रहेगा कि जब मैं पॉलिटिकल रैली के लिए जा रहा हूं और पुलिस वाले मुझे डंडे मार रहे हैं। मैं देखता हूँ किस जगह पर, दुनिया में कहीं ये होता ही नहीं है। इससे ज्यादा आप ये सोच लें कि इससे ज्यादा बायस्ड हुकूमत और क्या हो सकती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल रैली नहीं होने दे रही। पहले इन लोगों के वहां पे लोगों को गायब किया। चले हुमायूं साहब, अब ये चूंकि शहर कराची में हुआ है, अब इस पर जो कराची की दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके इस पर क्या मौक़िफ़ है? रऊफ सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रऊफ साहब, अब ये गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या हुआ, अब इसको आप किस तरह से देखेंगे? इसको रैली के नाम पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कहा जाए, पहल कहाँ से हुई? ज़ाहिर है कि माहौल ख़राब हो रहा है हल्के का, उसके नताइज पर भी उसके असरात पड़ सकते हैं, एक इलेक्शन के माहौल पर भी उसके असरात मुरतब हो सकते हैं और बड़े मनफी हो सकते हैं। इसमें तो क्या कमेंट्स किया जाए? ये तशद्दुद तो हुआ है ना पुलिस के ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है रिएक्ट करेंगे। अब बात मैं करूँगा कि जो MQM के साथ ये कल ही नहीं हुआ है, ये छठा कारकुन और जिम्मेदार था जो बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है।
और पूरा प्री प्लान था। ये टारगेट किलिंग की गई है सरफराज भाई की, और इसके ऊपर हमारा शदीद एहतजाज था। लेकिन इससे पहले किमाड़ी में जलसे की जगह देखने के लिए गए और वहाँ पर फायरिंग करके हमारे 3 साथियों को, 2 साथियों को शहीद किया। उससे पहले एक और साथी, ये छठी शहादत है जो इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन मसला ये है कि अगर पहली हल्ले में जो गिरफ्तारियाँ थी अगर हो जाती तो ये नहीं होता। ये तो बाकायदा एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को आग और खून में नहलाने की तैयारी की गई है। और यही बात हम इस्लामाबाद में भी कह रहे हैं, साहिब इक़्तिदार से भी कह रहे हैं, साहिब इख्तियार से भी कह रहे हैं कि इस चीज़ को रोके, वरना हम। तो रऊफ साहब इस बार तो इलेक्शन की कैंपेन भी सियासी जमातों ने बड़ी ताख़ीर से शुरू की है, वरना इलेक्शन से तो बहुत ही पहले माहौल बन जाता है। इतनी ताख़ीर से शुरू करने पर, इतने तवातुर के साथ ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो ये 8 फरवरी तक पहुँचते पहुँचते ये फिर कितनी और मज़ीद जानें चली जाएंगी, कितने मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे? भाई बात यह है कि MKM अपनी बिसात के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन तो 1.5-2 महीने से चला ही रही है, छोटे मोटे जलसे करती रही है। जहाँ बात है हमारे पास इतने बड़े बड़े फंड तो नहीं है कि हम पूरे TV चैनल्स को हायर कर लें और दुनिया को बता दें और आप लोग भी देखें कि जी इलेक्शन कैंपेन जो है इतनी हाइप बना दी गई है। लेकिन मसला ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सूरत जो खराब कर रहे हैं, खराब करने वाले लोग जो है उनको पकड़ा जाए ना। ये विक्टिम को थोड़ी पकड़ा जाता है। अब जिसके घर का बच्चा मरा आप उसी के ऊपर FIR भी काट दें। यहाँ तो ये हो रहा है। 15 साल की हुकूमत का जो निचोड़ है वो यही है सारा, कि पुलिस जो है वो एब्सोल्युटली फेवर दे रही है। इसमें कोई दो राय थोड़ी है, कौन सी ढकी छुपी बात है आपके सामने। लेकिन रऊफ साहब ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि PTI ने भी आप लोगों के खिलाफ एक FIR कटवाई थी, जो आप लोगों का तसादुम हुआ था, जो इब्तिदाई 2 तसादुम थे जहां से सिलसिला शुरू हुआ है। नहीं यहाँ से शुरू नहीं हुआ है यार। PTI को MKM से कहाँ मिला रहे हैं आप? इसको तो आप नथी कर रहे हैं बिलावल जी के लिए। ये यहाँ से नहीं शुरू हुआ है। यहाँ शहादतें हुई हैं। ये कोई लाठी डंडे थोड़ी चले जिससे ये हम बात हुई है। यहाँ बाकायदा स्ट्रेट फायर किए गए हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये छठी मैयत है जो उठाई गई है, MKM ने उठाई है। तो इसको और लाठी बर्दारी के झगड़े को थोड़ी मिलाया जा सकता है कि और ये तो बिल्कुल साफ और इसकी सीसी फुटेज हमारे पास सारी मौजूद है इन चारों शहादतों की। ठीक है, चलें वापस भी आपकी तरफ आते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब, ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लेकिन आप देखें कहीं कोई सियासी जमात पुलिस से गुत्थम गुत्ता है, कहीं सियासी जमातें आपस में तसादुम की कैफियत में और अब जाना शुरू हो गई हैं। तो 8 फरवरी के इंतखाबात, ये इंतखाबी माहौल, ये मुनासिब और साजगार माहौल लग रहा है आपको? इसी तरह की कैंपेन चला करती हैं मुमालिक में? देखिए, सबसे अहम चीज़ है रिट ऑफ द लॉ, रिट ऑफ द गवर्नमेंट का कायम रहना। ये अभी वो मोहम्मद साहब कह रहे थे मेरा झंडा छीना जाए तो मैं क्या करूंगा। मकसद है कि कौन झंडा छीन रहा है, उन्होंने कहा पता नहीं कौन छीन रहा है। उसके बाद मुल्क को आग लगा देंगे या इंसाइट करेंगे नौजवानों को। बच्चे हैं, उनके करियर में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को इंसाइट करके व्हाट्सएप ग्रुप में और उनको चाहते क्या है कि वो बाहर निकल के ऐसी कैंपेन करें जिसको वो थ्रेट करें, चैलेंज करें गवर्नमेंट को। और फिर नुकसान क्या किसका होता है? वो जो इनको इंसाइट कर रहा है या बाहर निकल रहा है, या उन बच्चों का कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं तो इस मामले में ये कहूंगा कि उन बच्चों को बिल्कुल उनको किसी तरीके से समझाया जाए, और जो इंसाइट कर रहा है इस तरह की कैंपेन में कि वो एंटी स्टेट या एक एंटी स्टेट बयानियां लेके चैलेंज करते हुए बाहर निकलकर इंसाइट करे और एग्रेशन की सूरत पे लेके जाए, जो इस चीज को तरतीब दे रहे हैं उनके खिलाफ शदीद एक्शन होना चाहिए और रिट ऑफ द लॉ मेंटेन होनी चाहिए। ये है एक प्रिंसिपल। दूसरी चीज ये है कि हम जब कहते हैं ना इलेक्शन, हम भी कैंपेन कर रहे हैं। हम अपने हमारे साथ दूसरे लोग हैं, चाहे हमारे खिलाफ पार्टी के हैं, तो हम कभी तहजीब और वकार का दामन नहीं छोड़ते। हमने तो ये रवायत को कायम किया है कि जलसों के अंदर किसी को ऐसा नेगेटिव उनके बारे में बात भी नहीं करते कि तकलीफ पहुंचे। हर किसी के चाहने वाले मौजूद है, हर पार्टी के चाहने वाले मौजूद है। हमारा तो वैसे कबायली निज़ाम है, हमारे पास पार्टी स्ट्रक्चर वैसे नहीं है। यहाँ तो शख्सियात के साथ लोग मोहब्बत करते हैं और इस वजह से कि वो उनके लिए बेहतर साफ समझते हैं कि हमारे लिए ये बेहतर है।
तो इस रविश का खात्मा जरूरी है, वंस एंड फॉर ऑल। ये जो लाशें गिरती हैं, अभी जो तस्करा हो रहा था, लाशें गिरती हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनकी लाशें आम लोगों की गिरती हैं। आम जो नौजवान है, आम जो कारकुन है, वो इस्तेमाल होता है और उसको इस्तेमाल करके लाशें भी उन्हीं की गिरती हैं, खून भी उन्हीं का गिरता है। बाकी तो बेनिफिशरीज जो होते हैं हर जगह पे वो बेनिफिशरीज ही रहते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन लॉ ब्रेक कर रहा है, लॉ को कौन किस नैरेटिव पर खड़ा है, कौन क्या चाहता है, कौन किसको चैलेंज कर रहा है, कौन किस मकाम पर पहुंचने के लिए कौन सी डायरेक्शन को अडॉप्ट कर रहा है। सही। हमें बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। अच्छा, जितने फिर लीडरान हम साहिबान हैं, जितने भी अपने बच्चों के बारे में बताएं ना कि कभी किसी को भेजा ऐसी रैली के अंदर कि वो झंडे उठा के टकराव करे। अपने बच्चे बेहतरीन कॉलेजेस, बेहतरीन स्कूल्स में, बेहतरीन जगहों पे पढ़ रहे होंगे, बल्कि वो कोई अमेरिका बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा। बच्चा जाएगा जिसको इस्तेमाल किया जाता है, अपने बच्चों को हम बिल्कुल खूब सिखाते हैं कि नहीं ऐसा काम नहीं करना। तो इस रविश का, इस मनफी रविश का जिसपे पाकिस्तान के नौजवानों को ईंधन बना के आगे फेंकना और सिर्फ एक अपने नैरेटिव को। और चलो खुर्रम साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक छोटा सा हम यहाँ ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जमातों के जो मंशूर हैं उसमें क्या ऑफर्स हैं पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, आगे किस तब्दीली की वो बात कर रहे हैं और आगे किस तरह से पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं इलेक्शन के बाद। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो हुमायूं साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इलेक्शन कैंपेन बहरहाल ज़ाहिर शुरू कर चुकी है और आगे आपके तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी बताएं कि जो मंशूर है वो क्या है पार्टी का, इन तमाम लोगों को इंटैक्ट आप कैसे रखेंगे? अगर कुछ लोग आपके जीत कर असेंबली में पहुँच जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके क्या चैलेंजेस रहेंगे, उस पर ज़रा आ जाएँ कि आगे मुल्क में बेहतरी किस तरह लेकर आनी है। देखिए, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल अपना मंशूर वो दिया है और ये अगर आप उस मंशूर को देखें 168 पेजेस का मंशूर है और ये एक आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मंशूर देता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, आप अपने सोशल सेक्टर के अंदर, आप अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, आप अपनी जुडिशरी के अंदर, आप अपनी पॉलिटिकल लैंडस्केप, आप अपनी जो लैंड रिफॉर्म्स है, आप अपनी एक एक चीज़ के ऊपर जो है किस तरीके से गवर्नेंस के अंदर किस तरीके से जजेस वो करेंगे, उनके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया हुआ है और उसको कहा हुआ है कि हम नया पाकिस्तान, हम पुराना पाकिस्तान सबको भूल जाए, हम आगे जाएं और बात करें शानदार पाकिस्तान की। शानदार पाकिस्तान वो है कि जिसमें एम्पावर होंगे अवाम और अवाम के लिए सब कुछ होगा। रही बात ये कि जो हमने पिछला किया था उसमें जब आप कहते हैं कि हमने क्या किया था, मेरी नज़र में अगर आप उनके सारे के सारे जितने भी हमारे 4 साल के जो आप की इंडिकेटर्स देखते हैं उसमें एक इंडिकेटर हम नहीं ठीक कर सके और वो था घरों का। ठीक है, चलें, अब ये सारे इंडिकेटर्स जब ठीक जा रहे थे तो रऊफ सिद्दीकी साहब, फिर ये आपने दीगर जमातों के साथ मिलकर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया? मुआशी एतबार से तो मुल्क आगे बढ़ रहा था बकौल हुमायूं मोहम्मद साहब के। अरे बाबा, हमने क्या गिराया है? अपनी हुकूमत तो इन्होंने पहले दिन से खुद ही गिरानी शुरू की थी। हम क्या गिराते इनकी हुकूमत? मसला ये है कि कोई बादशाह थोड़ी मिल गई थी इनको। और दूसरी बात है कि इनकी हुकूमत बनी कब थी यार? ये जीत के कौन से आए थे? सारी जगह से कराची की 10 सीटें छीन के इनको दी गई। जो यूसी का इलेक्शन हार रहे थे उनको सुबह उठ के MNA बना के भेज दिया। अब जाहिर बात है इस टाइप के लोगों को जब आप इख्तिदार में लाएंगे और सैया कोतवाल भी होंगे तो यही सब कुछ करेंगे ना। तो रऊफ साहब, ऐसे लोगों को जब इख्तिदार में आप लाएंगे और आप भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे, फिर आप भी इनके साथ हमसफर बन गए 4 साल। नहीं यार, नहीं, ये काउंटर आर्गुमेंट तो आप नहीं कर रहे यार। हमने कोई हिमायत नहीं की थी। हमसे तो जबरदस्ती हिमायत करवाई गई थी इनकी। अच्छा, ये तो बलबला मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारी 10 सीटें जो छीन के गई थी तो क्या हमने दी जीत लिया क्या? और फिर दूसरी बात है 5 बरस तक, जरा मुझे बात या तो मुकम्मल करने देना भाई। जी कर आप मतलब पार्टी बन के तो नहीं बात करें मुझसे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जब इनकी हिमायत की थी तो मैं साफ बता तो रहा हूँ कि
जबरदस्ती इनकी हिमायत कराई गई थी हमसे। और जब 5 साल के बाद हमने अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, तो देखिए 4 बरस तक वजीर आजम और सदर दोनों कराची से मुंतखब होके, जैसे भी मुंतखब होके पहुंचे ना, आज भी प्रेसिडेंट साहब बैठे, इनसे जरा पूछिए तो ये 4 बरस में इन्होंने इस शहर के आवाम के लिए क्या किया, सिवाय तबाही और बर्बादी के। पूरा मुल्क तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप तो एक की बात कर रहे हैं कि मकान की, पाकिस्तान बैंक करप्ट हो रहा था, आज तक पाकिस्तान बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये तो तमाम चीजें थी। हमने उसूली बुनियाद पर जब 4 बरस तक शाह महमूद कुरैशी और इमरान इस्माइल डेलीगेशन लेके आए थे बहादुराबाद, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार जब आपको इतना भी नहीं पता तो आप ये मायदा क्यों करते हैं हमसे? आपने मायदा करके हमको धोखा दिया, 5 बरस तक धोखे ही देते रहे। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों से नीचे नहीं उतर रहे। इनके तो सारे लोगों की हालत नून लीग तो धोखा नहीं देगी ना आगे अब आपको 8 फरवरी के बाद। अबे भाई तो आप क्या बात कर रहे हैं? कोई मैं जोशी हूँ या पंडित हूँ कि मैं बताऊंगा धोखा नहीं देगी? बात यह है कि हमारा जो एजेंडा है, हम पूरे जिलों को एक पावरफुल बनाने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को बनाने के लिए हमने एक आईनी तरमीम दी है। जो ये मानेगा हम उससे वादा करेंगे। ठीक है, हम उससे वादा करेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो हम उनकी भी हुकूमत छोड़ देंगे। सही। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इन लोगों की कोई अवाम दुश्मन पॉलिसियां जो है अपने कांधे पे, अपने गले पे डालते फिरते हैं। ठीक है, तो खुर्रम रोकड़ी साहब, ये जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हुए, पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन जब चीनी का स्कैंडल आया, उस पर कमीशन बना, तहकीकात होना शुरू हुई, पार्टी छोड़ दी उन्होंने, और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितनी कमज़ोर हुई और फिर वो ख़त्म होने तक बात आ गई, वो हमने सब नहीं देखा है। तो ये तर्ज सियासत है पाकिस्तान का। इनके जो मौसम थे, यानी ये हर उस आदमी को जिसके से सबसे ज्यादा ये बेनिफिट लेते हैं, हर उस आदमी का ये उसकी इज्जत पे ये कीचड़ उछालते हैं। मैं बिल्कुल दिफा किसी का भी ना करूँ ना, तो ये हर उस आदमी का, और इसीलिए आज हर बंदा जिसकी वजह से ये पार्टी बनी थी, जो लोग इस पार्टी को बनाने वाले थे, निचली सतह से लेके या टॉप तक, जो लोग असल पार्टी बनाने वाले थे, वो इस पार्टी को छोड़कर साइड पे हो गए। मैं दिफा पर्सनैलिटीज का उस मामले में नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहता होता हूँ कि कुछ झूठ और कुछ तरफगोई का परहेज किया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, हुमायूं मोमन साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और मुस्लिम लीग नून का इस पूरी सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानेंगे। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अब इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातें इस वक्त मैदान अमल में तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इल्ज़ामात नून लीग पर लगाए जा रहे हैं वो बड़े संगीन हैं। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी ने ख़त लिख दिया है और अब ये कहा गया है कि जितने भी कारकुनान की गिरफ्तारी हुई है, ये जो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है वो नून लीग को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है। एक मनाजरे का चैलेंज किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, जो पहले एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही एक स्टेप पीछे हट गए शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने कहा कि अवाम ने कारकर्दगी को परखना है और नून लीग का मुकाबला इस वक्त खुद अपनी माजी की कारकर्दगी के साथ है। तो अब जब वो माजी की कारकर्दगी की बात करते हैं तो वो जो पीडीएम के 16 माह की हुकूमत है, क्या वो उस हुकूमत की बात कर रहे हैं या फिर बार बार नून लीग हमें 2013 से 17 के दौर में ले जाती है और उस वक्त की कारकर्दगी हमें बताई और समझाई जाती है। तो अब जो अवाम में फिर हमने ये देखा कि जो मंशूर सामने आया उसमें कहीं वो जो फ्री बिजली वाली बात मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की जानिब से की गई थी वो उस मंशूर का भी हिस्सा नहीं है। तो जो अवाम में जाकर तासुरात हैं और बयानात हैं उसमें और मंशूर में फ़र्क क्यों सामने आ रहा है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त इल्ज़ामात हैं कि नून लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, हमारे कारकुनान को हिरासा किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें अवेलेबल नहीं है, तो इन तमाम इल्ज़ामात का नून लीग के पास क्या जवाब है? देखिए, ये जो इल्ज़ामात हैं कि मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये मुस्लिम लीग नून पे तो इल्ज़ामात नहीं है, ये तो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पे हैं, अबूरी हुकूमत के ऊपर हैं, और वो बताएं कि कौन फैसिलिटेट कर रहा है और कैसे फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देती ऐसे बयानात को। हमारी कंसंट्रेशन इसी के ऊपर है कि आपने पहले क्या किया और आइंदा आपने क्या करना है। तो आप ये देख लें कि वो आप कह रहे हैं ना कि बिजली की सस्ता करने की, वो उसके ऊपर उन्होंने अपने तौर पे कहा है 20 से 30%
हम इन चीज़ों में कमी भी होगी। और सेकेंडली नवाज शरीफ ने तो मुल्क को अंधेरों से निकाला है। आप ये देखिए 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है। तो मैं ये नहीं कहता, पीपल पार्टी भी एक कौमी जमात है और हम वी विश देम वेल, मैं हमेशा ये कहता हूँ। लेकिन खुदा के लिए अभी ये नोक जो बिलावल साहब ने शुरू की है, दिस इज अ वेरी पैटी टॉक। आप ये बताएं कि आगे मसाइल को हल कैसे होगा, इसको कैसे निकालना है मुल्क को यहाँ से। और उसमें आप ऑन वन हैंड आप ये कहते हैं कि ये तलखी ख़त्म होनी चाहिए। मैंने खुद बिलावल को सुना कई दफ़ा, नहीं आपस में ये हमारी ज़ाती दुश्मनी में ना बदले। एंड ऑन दी अदर हैंड वो फौरी तौर के ऊपर पर्सनलाइज किस्म के अटैक वो शुरू कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक सो उनको कोई बंदा एडवाइस ठीक कर रहा है, और वो शायद जरदारी साहब की बात भी सुन नहीं रहे। मेरे ख्याल है उनको अपनी एफर्ट करनी चाहिए, उनको फ्री हैंड है, वो अपना मैनिफेस्टो दें, वो बताएं, कोने कोने पे जाएं, वो फ्री है। लेकिन वो उनका जो बंदूक उसकी नोक इधर होती है, तो ये लोग हमारी पार्टी एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी उसको इग्नोर कर रही है। बिकॉज मुल्क को अगर निकालना है तो एक पार्टी नहीं निकाल सकती, सबसिक्वेंटली भी आपको सबका तामन होगा तो आगे निकलेंगे। तो इसलिए शॉर्ट साइटेड व्यू जो है वो नहीं लेना चाहिए। बट आई कैन अश्योर यू कि इस वक्त अगर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर है पाकिस्तान में, तो आप अपने दिल से पूछें कि कौन है मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर, जिसको जितना टाइम दिया गया उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। वो हर सूबे में मौजूद है, हर जगह के ऊपर मौजूद है, और आइंदा भी अगर कोई मुश्किल से निकालेगा तो कौन निकालेगा। आप देख ले कि बैनुल अक़वामी पजीराई किसको है, किन किन कंट्रीज के साथ क्या क्या रिलेशनशिप थे, किस लीडर ने बनाए, किस लीडर ने बिगाड़े। तो मेरा मतलब है कि इन चीजों के ऊपर जोर दे। अभी अब्दुल कयूम साहब ये बताइएगा कि ये जिस तजुर्बे की, जिस पॉपुलैरिटी की और जिस एक्सपर्टी की आप बात कर रहे हैं, ये फिर ये अप्रैल 2022 से और अगस्त 2023 तक हमें वहाँ पर इस तजुर्बे का कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? 16 माह की वो हुकूमत थी, कमोबेश तमाम सियासी जमातें उसका पार्ट थीं, चंद एक जमातों को छोड़कर। तो वहाँ पर सारी सियासी जमातें भी एक पेज पर थीं, और उन 16 माह की कारकर्दगी हमें इलेक्शन कैंपेन में बताई भी नहीं जा रही। बार बार हम 13 से 17 वाली बात सुन रहे हैं। जी हाँ, देखें आपका ठीक, ये बात आप अपने तौर पे क्वेश्चन आपका बनता है, लेकिन दी पॉइंट इज कि मैं जिस लीडर की बात कर रहा हूँ वो तो मुल्क बदर था, जिसने इस मुल्क को मुश्किल से निकालना है। और फिर ये एक पार्टी की हुकूमत नहीं थी, ये पीडीएम की हुकूमत थी, जिसमें बिलावल साहब वजीर खारजा थे, बाकी लोग हर पार्टी की वो अपना अपना वो उसके मुताबिक कर रहे थे। कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट के अंदर होता है, तो दे हैव टू टेक विद ग्रेस ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर मुश्किल तरीन पीडीएम के लिए भी, डिस्पाइट ऑल दी सिंसियर कंट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के जो लोग थे, yet it was difficult because country was sliding down to the default। और डिफॉल्ट को बचाने के लिए whatever heavy price you have to pay, you have to pay। लेकिन अब्दुल कयूम साहब, दो तीन यहाँ पर पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि नून लीग सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात थी, और ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और तमाम फैसले मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से ही हो रहे थे। अभी मियाँ साहब ने खुद भी ये ज़ाहिर ख्याल किया है कि वो तो तकरीर तैयार थी, लेकिन चूंकि पीटीआई की तरफ से एक अल्टीमेटम आ गया तो हम अल्टीमेटम के दबाव में नहीं आ सकते थे, इसलिए फिर हमने इसको 16 माह तक तूल दिया। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी, जो कि खुद तर्जुमान रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मरियम साहिबा के, उनका बयान भी आपकी नज़रों से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि जब ये हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा था पाकिस्तान। देखिए, ये ज़ुबैर की अपनी एक व्यू हो सकता है। जब तक डिफ़ॉल्ट होना, तो आप इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसके फेवर और अगेंस्ट पॉइंट्स तो दे सकते हैं। दी वे देखिए, एट द एंड जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो इन्होंने प्राइस पेट्रोल की कम कर दी अगेंस्ट दी जो उन्होंने मुआहिदा किया हुआ था आईएमएफ के साथ। बिजली भी कम की थी उन्होंने, बिजली भी कम कर दी थी। जी, बिजली की कम कर दी थी, और बिजली भी कम कर दी। दूसरा ये कि उस वक्त के उनके जो गवर्नर चौधरी सरवर अभी जिंदा है, उन्होंने कहा हमने तो सब हाथ काट के दे दिए। व्हाइल ही वाज इन द गवर्नमेंट ही वाज सेइंग दैट। तो द पॉइंट इज कि उस वक्त मुश्किल वक्त था, और अगर आप बिजली की कीमतें ना बढ़ाते, अगर आप पेट्रोल को ऊपर ना लेके जाते, अगर आप करेंसी को फ्री फ्लोट ना करते, जो कि ये सब कुछ करना पड़ा, तो आपका डिफॉल्ट तो राइटिंग ऑन दी वॉल था। तो मकसद ये है कि उन डिफॉल्ट को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि हमारी सियासी जो रेपुटेशन है वो दांव पे लगती भी है। पीडीएम की जमातों ने कहा, सारों ने मिल के कहा, उस वक्त बिलावल साहब भी, फजलुर रहमान साहब भी, हर जमात के हर लीडर ने ये कहा कि हमारे लिए मुश्किल वक्त है और हम इंशाल्लाह इससे आगे निकलेंगे, और निकल गए। डिफॉल्ट होने से बच गया, और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होता जा रहा है। अभी इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर
और ज्यादा थोड़ी बेहतरी की तरफ आया है और अल्लाह के करम से अगली हुकूमत लेकिन जो आए अब्दुल कयूम साहब, वो जब अकेली- मियां साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तो तकरीर तैयार थी और हम तो हुकूमत खत्म करने जा रहे थे, इलेक्शन में जा रहे थे, तो इलेक्शन में तो कोई भी मुल्क उस वक्त तक नहीं जाता अगर वो डिफ़ॉल्ट का उसको ख़तरा हो, तो फिर वो ज़ुबैर साहब की बात को वहाँ से भी थोड़ी हिमायत मिलती है कि हाँ, जब इलेक्शन में आप जा रहे थे तो उसका मतलब कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं मौजूद था, और ये PDM की हुकूमत में आते ही फौरी उसके बाद की बात है। देखिए, मकसद ये था कि अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते तो हम अगर हुकूमत की तरफ जाते, कहते कि आप इलेक्शन वो कराने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद डिफ़ॉल्ट तो होता और उसका किसको नुकसान होता? तहरीक इंसाफ को होता, क्योंकि वो वहाँ ले गए थे और कोई ब्लेम PDM पे ना आता, और सेकेंडली पाकिस्तान की रियासत को नुकसान होता। तो ये बीइंग पॉलिटिकल अपोनेंट जो बाकी लोग प्रिवेल कर गए मियाँ साहब पे, उन्होंने ये कहा कि आप ये तो ठीक कहते हैं कि अगर हम कुछ भी ना करें तो इमरान खान साहब की जो रेपुटेशन वो जो आ गई है, उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्रास है वो आप रिकॉर्ड के ऊपर है कि वे डाउन द ड्रेन था, ही वुड हैव बिकम हिस्ट्री। बट द पॉइंट इज इन द प्रोसेस कंट्री डिफॉल्ट कर जाती और नुकसानात होते, तो उन्होंने कहा जी ये उठाने पड़ेंगे और ये हमें करना पड़ेगा, डजंट मैटर जो भी होता है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। तो दैट वाज द रीजन। लेकिन अभी देखिए, आगे देखना है और आगे देखने के लिए मेरे ख्याल में सब जमातों का तावन चाहिए होगा, और अगर एक की बारी है तो किसी दूसरी की बारी आएगी, बारियों का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक हुकूमत आए। कयूम साहब, ये इस वक्त जो नून लीग का इंतखाबी नारा हम देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को नवाज दो, ये रिप्लेस कर गया वोट को इज्जत दो से, तो ये हम तो ये समझ रहे थे कि मंशूर का पहला नुक्ता ही होगा कि वोट को इज्जत दो, चूंकि नून लीग का एक बयानिया रहा है माजी में, जब से मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है 21 अक्टूबर 2023 से, उसके बाद इस बयानिए पर अभी तक खड़ी हुई है नून लीग। स्टांस आप लोगों का भी ये है? देखें, जो वोट को इज्जत दो का नारा है, ये तो एक यूनिवर्सल भी नारा है, और जमहूरी कदरों की, जमहूरियत की कदर करने वाले लोग, और इन पे वो तो कहते हैं कि बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को कभी भी पामाल नहीं करना चाहिए, और वोट जो जिसको देते हैं उसको हमें पजीराई करनी चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है और इसी के ऊपर हमारी सारी बुनियाद है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई दे से कि जी आप जिन जिन लोगों को वोट मिलेगा वो आगे आए और वो हुकूमत बनाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये भी तो कहा ना कि मैं हम अपोजिशन में भी बैठने को तैयार होंगे अगर हमें पजीराई नहीं मिली, और हम वो नहीं करेंगे जो कुछ हमारे साथ हुआ जब हम अपोजिशन में थे, कि ऊपर से लेके नीचे तक सबको पाबंदे सलासिल किया, और फिर जाके जेल सुप्रीडेंट को भी कहा कि इनको रगड़ा दो, तकिया ना दो, चारपाई ना दो, इसको ये ना करो, उसका एयर कंडीशनर उतार दो। मतलब है ये क्या सियासत थी, ये क्या स्टेटमैनशिप था? बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि जमातों को मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठना होगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।